students, welcome back to the Study Room platform. I am Tanvi, your biology educator, and today we'll be looking at Chapter 5, the Fundamental Unit of Life. So before we get started, please click the subscribe button and press the bell icon. I'll share new concepts every day so that you can share it with your friends. So let's get started. So before I talk about the main topic, let me give you a few instructions for your exam. 90 minutes का एग्जाम होने वाला है, that's going to be term 1 and 40 marks का होगा ये in total. Out of those 40 marks, 18 marks are for biology and we'll be covering chapter 5 and chapter 6 for those 18 marks. तो individually आपका for this chapter you're gonna have at least 9 marks की weightage होगी इस chapter के लिए. Most of the questions are gonna be MCQ questions, तो काफ़ी easy होने वाला है. So come on, let's get started. चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं मैंने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है सो दैट इट्स ईजियर फॉर अस टू कवर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. सेल होता क्या है, किसने डिस्कवर करा था सेल को, देन कैसे डिस्कवर हुआ, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड वील टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. सो क्या डिफरेंस है इन दोनों सेल्स में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी कवर्ड इन पार्ट 2. पार्ट 3 विल टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल. एक्चुअली कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, पार्ट्स. सो सेल के क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और क्या उन पार्ट्स का डिफरेंट फंक्शन होता है, दैट विल बी कवर्ड इन पार्ट 3. एंड फोर्थ पार्ट विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट एवरी सेल अंडरगोज, दैट इज कॉल्ड सेल डिविजन. तो वो प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, वो हम पार्ट 4 में पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑन द सेल. सो सेल को क्या कहा जाता है, चैप्टर का टाइटल ही बताता है हमें, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब यहाँ पर फंडामेंटल का क्या मतलब है, फंडामेंटल का मतलब होता है द बेसिक, द वेरी बेसिक, जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हुई हो. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर के टाइटल का मतलब ही ये है कि लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है, एक सेल से होती है. तो चाहे हम एक सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कर लें, नेम इट अ व्हेल, अ ब्लू व्हेल और एन एलिफेंट, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म की भी शुरुआत एक सेल से होती है. एट द सेम टाइम जब हम उसको कंपेयर करते हैं टू अनदर ऑर्गेनिज्म विच यू कैन नॉट इवन सी थ्रू योर नेकेड आई, जिसको तुम्हें माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़े, उसकी भी शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है. तो सेल ही बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वहीं से लाइफ की शुरुआत होती है. इट इज़ कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. इसको बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि ब्रिक्स हैं, ठीक है, यू स्टैक अ लॉट ऑफ ब्रिक्स एंड देन उससे क्या बनती है, वॉल बनती है. तो उस वॉल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स. सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्स एंड देयरफॉर सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. नाउ सेल्स हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि ब्लड सेल हो गया, बोन सेल हो गया, स्टेम सेल हो गया, है ना. बट इन सब सेल्स का एक फंक्शन होता है जो उन्हें परफॉर्म करना है. जो ब्लड सेल्स हैं, दे नीड टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन एज कम्पेयर टू द सेल्स ऑफ द मसल्स. मसल्स के सेल्स का अलग फंक्शन होने वाला है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, साइज है, शेप है, सब कुछ डिफरेंट होगा. क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि जब सिमिलर सेल्स साथ आते हैं, जैसे कि मसल सेल हो गया, जब बहुत सारे मसल सेल साथ आते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक मसल टिश्यू बना देते हैं. अब मैं जब बहुत सारे बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि 3-4 सेल्स साथ आने वाले हैं. व्हेन मिलियंस ऑफ सेल्स कम टुगेदर दे फॉर्म अ टिश्यू एंड देयरफॉर फ्रॉम अ सेल वी गेट अ टिश्यू. अब टिश्यूज भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं. कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, मसल टिश्यू हो सकता है ना. ये जब सब टिश्यूज अलग अलग तरह के साथ आते हैं, क्या बन जाता है, हमारा ऑर्गन बन जाता है. ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, हार्ट इज एन ऑर्गन. लंग्स हमारे ऑर्गन्स हैं, देन लिवर ऑर्गन आ गया. ये सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड दीज टिश्यूज आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू different kinds of cells. So similar cells coming together form a tissue. Similar tissues coming together forms an organ. Simple. Now
this chain can be further, it's made easy for you in a pictorial representation. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा from a molecule it's going to a tissue, and from that tissue, from a molecule it goes and cells बन जाते हैं, and उस cell से आपको tissue मिल जाता है. Now similar tissues when they come together they form an organ. अब organs different होते हैं. जब आप उन organs को connect कर देते हो, जैसे तुम्हारा esophagus है, it is connected to the stomach, है ना, वैसे ही जब सारे organs एक साथ connect हो जाते हैं, it makes an organ system. As you can see in the picture, ये सारे organs हैं, they are connected to each other, and उसी से हमारा organism मिलता है. So this is basically, ये वाला picture is specially for human body. But अगर हम plants की भी बात करते हैं, it is on a similar scale. जैसे कि different cells होते हैं plants के, आपको next slide में पता चलेगा. ये देखो, different cells जो होंगे वो different tissue बनाएंगे. जैसे कि xylomic tissue है, phloem tissue है, protective tissues होते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के टिश्यूज होते हैं, और इनसे क्या बनता है, प्लांट के भी ऑर्गन्स बनते हैं. प्लांट के क्या डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं, रूट्स हो गया, उसकी स्टेम हो गई, लीव्स हो गए, इवन फ्लावर्स, दे आर अ पार्ट ऑफ द प्लांट. तो देयरफॉर दिस इज अ वेरी इजी चेन फॉर अस टू रिमेंबर. सेल्स से टिश्यूज बन गए, टिश्यूज से ऑर्गन्स बन गए, एंड व्हेन यू कनेक्ट दोज ऑर्गन्स यू गेट एन ऑर्गन सिस्टम. एंड वैसे ही उसी के थ्रू, इसी चेन के थ्रू हमारे को एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, whether it is a plant body or an animal body. Okay, moving on to a very important discovery जिसके बारे में हम बात करेंगे. सेल डिस्कवर किसने किया था, हाउ डिड इट स्टार्ट, ये स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो इसके पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. रॉबर्ट हुक कौन था, यहाँ पर यू कैन ईजिली पॉइंट आउट रॉबर्ट हुक. ओके, रॉबर्ट हुक एक्चुअली एक साइंटिस्ट था, एंड ही वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट. ओके, तो एक दिन क्या हुआ, ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक एक्चुअली, जब सेल डिस्कवर हुआ, वो एक्चुअली सेल की डिस्कवरी में he was not indulged into it, but out of just curiosity वो कुछ कर रहे थे. वो actually एक some substance he took under the microscope and फिर सेल की डिस्कवरी हुई. तो इस स्टोरी की एक्चुअली बात हम ऐसे करने वाले हैं कि रॉबर्ट हुक ने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप की हेल्प ली थी. नाउ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो जो माइक्रोस्कोप्स थे एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने वो माइक्रोस्कोप खुद से ही बनाया था. ही मेड इट हिमसेल्फ, है ना. अब बात ये आती है कि उन्होंने क्या करा, एक बॉटल आपने देखी होंगी, वाइन बॉटल्स की जो वो होता है, जो कैप होता है, समटाइम्स इट्स अ प्लास्टिक कैप और अ मेटल कैप, बट कभी कभी वो वुडन कैप भी होता है. सो दैट्स कॉल्ड अ कॉक. तो उस कॉक का एक्चुअली उन्होंने पतला सा स्लाइस काट लिया, एंड उस स्लाइस को ही लुक्ड इनटू द माइक्रोस्कोप. व्हेन ही लुक्ड इनटू द माइक्रोस्कोप, उनको एक्चुअली बहुत डिफरेंट हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए. दिस टर्म इज रियली इंपॉर्टेंट. हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया. क्या था भाई ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये हेक्सागन्स थे, दैट इज अ शेप विच हैज 6 साइड्स. ठीक है, ऐसा कुछ उनको दिखाई देने लगा. अब इन्होंने बोला कि अरे ये तो मेरे को पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बट इसके एक पार्ट को हम क्या कहते हैं. फाइनली रॉबर्ट हुक नॉट ओनली डिस्कवर्ड द सेल बट ही ऑल्सो नेम्ड द सेल. तो उन्होंने इस एक कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया, सेल. दैट इज हाउ द नेम वाज गिवन टू दिस इंडिविजुअल यूनिट. अब सेल आया कहां से, इट केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नेम्ड सेल्यूला.
अब सेल्यूला का मतलब क्या होता है? सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम. सो ऐसे कुछ हमारा नेम was given to this single compartment which is called cell. Moving on, आगे इसके आगे भी बहुत सारी डिफरेंट डिस्कवरीज हुई. जैसे रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस. सेल का जो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस, उन्होंने उसको डिस्कवर किया. पर्किंजी ने क्या करा? प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया. ही कॉइन्ड द नेम प्रोटोप्लाज्म. देन वी हैव श्लीडन एंड श्वान. इन्होंने अलग अलग डिस्कवरीज करी कि प्लांट बॉडी जो होती है वो भी सेल्स की बनी होती है, एनिमल बॉडी भी सेल्स की बनी होती है. ऐसे करके बहुत सारी डिस्कवरीज आने लगी. बट द पॉइंट हियर इज रॉबर्ट हुक एक्चुअली डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 1665 के बाद ही ये सारी डिस्कवरीज आई विच मेक्स इट रियली इंपॉर्टेंट. जो रॉबर्ट हुक का 1665 में जो इंसिडेंट था, इट was the starting point of all the discoveries. Okay, now there's another very important part of it, unicellular and multicellular organisms का difference. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में एंड टुडे we're gonna discuss this as well. तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का में क्या डिफरेंस है? ओके, सो यहां पर आपको 3 पिक्चर्स दिख रही हैं. दिस इज बेसिकली एन अमीबा, है ना. इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप, ये तो हमें पता ही होगा. देन दिस इज अ प्लांट एंड ऑब्वियसली दिस इज एन एनिमल. ओके, सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका पूरा इंटायर बॉडी इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. क्या है? एन ऑर्गेनिज्म whose body is made up of a single cell, whereas multicellular organisms वो होते हैं जिनकी body is made up of more than one cell. Very important for us to know, more than one cell. So this is the basic difference. अब यहाँ पर और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि क्योंकि इसका सिंगल सेल है तो फिर एक ही सेल है, इट्स गोना कॉन्स्टिट्यूट टू एन एंटायर बॉडी. एंड जितने लाइफ प्रोसेसेस जितने भी होंगे दैट विल बी डन बाय वन सिंगल सेल. वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो लाइफ प्रोसेसेस होंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, वो कौन करने वाले हैं? डिफरेंट सेल्स आर गोना डू. डिफरेंट सेल्स विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो यहां पर स्पेशलाइजेशन एक चीज आ जाती है. नाउ सिंगल सेल में क्या है? एक ही सेल सारे प्रोसेसेस करने वाला है. नाउ अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, सेल का फंक्शन क्या होता है. नाउ बेसिकली एक तो चीज आ जाती है ग्रोथ. हर सेल को ग्रो करना होता है, ग्रोथ करके एक चीज आ जाती है. दूसरी चीज आ जाती है हमारा न्यू मटेरियल. फूड भी तो वो इनगल्फ करेगा, तो न्यू मटेरियल भी बनाना पड़ेगा. देन जो वेस्ट है उसको भी एक्सक्रीट करना पड़ेगा. तो दीज आर अ फ्यू फंक्शंस ऑफ अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म. ये बेसिक फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज्म के. एन ऑर्गेनिज्म. नाउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल ये सारे फंक्शंस कर लेता है. बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स, टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं एंड देन सबका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो जाता है. दैट इज वेयर द डिफरेंस अपीयर्स. नाउ ऑब्वियसली क्योंकि एक ही सेल है तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है इट्स गोना बी वेरी सिंपल. वेयर एज ऑन द अदर हैंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का द स्ट्रक्चर इज गोना बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. जनरली लाइफ स्पैन ऑफ अ सिंगल सेल इज शॉर्ट, है ना. Whereas on the other side multicellular organisms का लाइफ स्पैन इज a little longer. So this is the basic difference between a unicellular and a multicellular organism.
बेसिक एग्जाम्पल्स अगर आपको चाहिए, अमीबा तो हमारे पास है ही, एक और एग्जाम्पल इसका आ जाता है पैरामीशियम। Whereas on the other side, multicellular organisms का plants हो गया, your animals, then fungi. Fungi is also an example of multicellular organisms. तो अब हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस है वो हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं एक अनियन सेल क्या होता है, एंड उसकी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है टू सी द अनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप, उसमें क्या होता है। तो बेसिकली आप अगर कभी भी अनियन को देखोगे, अनियन के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। कभी आपने देखा होगा मम्मा को किचन में कुछ बनाते हुए, यू विल ऑलवेज फाइंड कि अनियन के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। सो बेसिकली आपको बस एक उसका लेयर लेना है, उसका छोटा सा पीस लेना है, एंड उसका जो अंदर वाला पार्ट है, द कॉनकेव पार्ट ऑफ द पील, उसके ऊपर एक बहुत पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। उस ट्रांसपेरेंट लेयर को व्हेन यू पुट इट ऑन द ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड के ऊपर आप उसको रखोगे एंड उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट डालोगे, एंड व्हेन यू पुट इट अंडर द माइक्रोस्कोप यू आर एबल टू सी समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। दिस इज अ स्ट्रक्चर दैट यू विल बी एबल टू सी आफ्टर यू ऑब्जर्व एन अनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश करी गई है, यहाँ पर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स दिखाने की कोशिश करी गई है ऑफ अ सेल। तो एक तो भाई हमारा आ गया बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, ठीक है, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन सेल की स्टोर होती है, दैट इज द न्यूक्लियस। देन सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल इज बेसिकली जो सेपरेट करती है एक सेल को दूसरी सेल से। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रॉबर्ट हुक ऑल्सो फाउंड आउट, कि ऐसे करके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स थे हमारे पास सेल के, एंड दिस वाज बेसिकली द सेल वॉल। तो यही थी सेल वॉल विच वाज सेपरेटिंग वन सेल फ्रॉम द अदर। एट द सेम टाइम उसके अंदर डॉट्स थी विच वर न्यूक्लियस, एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द सेल वॉल, जो मिडिल पार्ट है, दैट्स गोना बी योर वैक्यूल। सो एग्जैक्टली हमारे को इसमें भी, इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, दिस इज द न्यूक्लियस, एट द सेम टाइम दिस इज द सेल वॉल जो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट कर रही है, एंड the thing in between is the vacuole. Okay, moving on to another activity. यहाँ पर हमारे को different types of cells दिखाई दे रहे हैं। हमारे को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, and this is going to be very easy. So यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, it's a red cell, और इससे बेटर तो हमारे पास क्लू हो ही नहीं सकता इस सेल का। रेड सेल मतलब क्या, ब्लड सेल, therefore this is a blood cell. Now blood cells can be of 3 types. First we have the RBCs, that is red blood cells. Then we have the WBCs, that is white blood cells, and the third one is platelets. Okay, so this is blood cell and its 3 types. Now when we're talking about blood cells, you can see that this is oval in shape. हर एक सेल का शेप, उसका साइज, उसका कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट, है ना। और वो क्यों डिफरेंट होता है, सो दैट इट इज एबल टू हेल्प इन इट्स फंक्शंस। हर एक सेल के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, एंड इसीलिए उसका साइज, शेप, कलर, बेसिकली अपीयरेंस इज ऑलवेज गोना बी डिफरेंट। तो यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल है वो ओवल होता है, एंड यू कैन एक्चुअली फाइंड देयर इज एक्चुअली इट इज इंडेंटेड इन द सेंटर। तो ये एक रीजन इसीलिए है बिकॉज रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एंड देयरफॉर दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फाइंड इन द रेड ब्लड सेल्स और द ब्लड सेल्स, कि यहाँ पर हमारा nucleus is not there, and therefore it is indented at the center. Indented at center. Now
सेकेंड सेल आपको दिख रहा होगा दैट इट इज elongated in shape. कौन सा है ये? इट्स द नर्व सेल. अब जैसे मैंने आपको बताया था साइज एंड शेप क्यों अलग होती है, सो दैट इट्स एबल टू सपोर्ट इट्स फंक्शंस. यहां पर नर्व सेल elongated इसीलिए होता है बिकॉज नर्व्स एक्चुअली कनेक्ट फ्रॉम वन टू अनदर. तो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए नर्व सेल्स एक्चुअली elongated होते हैं, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है इट्स ऑल अबाउट सेंडिंग सिग्नल्स. एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स सेंड होते हैं, तो सो दैट वन नर्व सेल इज एबल टू कनेक्ट विद अनदर इट इज elongated इन शेप. यहां पर दिस पार्ट ऑफ द नर्व सेल इज एक्चुअली कॉल्ड डेंड्राइट्स. जो ये आपको एक्सटेंशंस दिख रही हैं नर्व सेल्स की, दिस इज डेंड्राइट्स. And the tail of the nerve cell is axon. The third cell we have here is ovum. And यहाँ पर जो sixth cell है that is sperm. So both of them are reproductory cells. ये वाला is found in females, while sperm cell is found in males. Now, coming on to the fourth one, here, this is your fat cell. So basically जो fat cells होते हैं, they are large storage of energy. यहाँ पर energy store होती है of energy. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैट की स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है. दीज सेल्स स्टोर अ लॉट ऑफ फैट एंड देयरफॉर दे स्टोर अ लॉट ऑफ एनर्जी. देयरफॉर आपको दिख रहा होगा इट्स वेरी राउंड इन नेचर. वो इसीलिए है बिकॉज स्टोरेज में हेल्प करता है. द फिफ्थ वन हियर इज द मसल सेल. अब हम जब मसल सेल की बात करते हैं वी कैन सी दैट इट इज स्पिंडल इन शेप. स्पिंडल लग रहा है ये शेप में. इट्स लॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल. देन इसका जो आपको न्यूक्लियाई भी दिख रहा है, जो न्यूक्लियस है सारे सेल्स का, क्या है वो elongated है. क्यों है वो elongated? सो दैट इट इज फ्लेक्सिबल. एंड यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज जो मसल्स हैं दे कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्स फ्लेक्सिबल हों, जिससे कि वो जो मसल्स का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो उसको परफॉर्म कर पाए. एंड देयरफॉर यू कैन सी दैट द सेल्स आर ऑल्सो डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट इट सपोर्ट्स द फंक्शंस ऑफ मसल्स. Come on. So, we've read about blood cell. The second one is the nerve cell. Third, ovum आ जाता है, which is the female reproductory cell. Fourth one is the fat cell. Fifth one क्या दिख गया आपको? Muscle cell. And the sixth one is sperm, which is again the male reproductory cell. Okay. Moving on to another very important differentiation we have here. Prokaryotic and eukaryotic cells. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एक अच्छा सा प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक की डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाता है एंड इसको समझना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशिएशन. सो यहाँ पर यू कैन सी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अमीबा. तो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं इन सब ऑर्गेनिजम्स में, वेयर एज ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया या फंजाई हो गया, उसमें यूकारियोटिक सेल्स आते हैं. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स का डिफरेंशिएशन बताया गया है. मैं आपको आगे समझाऊंगी कि कैसे ये डिफरेंट है और वेज में. ओके, सो इन दिस through this diagram I'd just like you to see one very important difference, that is nucleus.
nucleus, that is one of the major difference that we have in prokaryotic and eukaryotic cells. So we'll start with this. अब फर्स्ट डायग्राम में ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है. द फर्स्ट वन इज ऑफ यूकारियोटिक सेल. यूकारियोटिक सेल में आपको अलग से दिख रहा होगा दैट देयर इज अ बिग न्यूक्लियस. ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है. उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है. ठीक है. न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस के अंदर एक्चुअली राइबोसोम्स होते हैं. एंड राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स एक्चुअली इंफॉर्मेशन रखते हैं ऑफ द सेल. नाउ राइबोसोम्स एंड ये दिखा रहा है हमारा क्रोमैटिन विच इज क्रोमोसोम्स. ओके, अब ये क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, ये क्या वर्ड्स है मैं आपको बताती हूं. क्रोमोसोम जैसे क्रोमोसोम, यहां पर दो वर्ड्स आते हैं, क्रोमो एंड सोम. क्रोमो मीन्स कलर, whereas सोम मीन्स थ्रेड. तो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, एंड these are actually present in the nucleus of the cell which actually carry information as well as DNA. तो ये चीजें होती हैं जो क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती हैं एंड दिस क्रोमोसोम इज एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है एंड राइबोसोम्स भी हैं. तो आपको क्लियरली यहाँ पर जो मुद्दा हमारा ये है कि प्रोकारियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं है, बट यूकारियोटिक सेल्स में जिनकी बात हमने अभी करी, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. पूरा उसका न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड. उस न्यूक्लियस के अंदर भी कंपोनेंट्स हैं, उसके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं. सो द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड इन यूकारियोटिक सेल्स. बट एट द सेम टाइम जो प्रोकारियोटिक सेल्स हैं, जो हमारे पास फिगर 2 है, उसमें आपको दिखेगा दैट न्यूक्लियस तो है ही नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियोइड. नाउ ये न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियस, बट वो पूरी तरीके से न्यूक्लियस नहीं होता है. इट इज नॉट वेल डिवेलप्ड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड. सो इट्स नॉट वेल डिफाइंड. यही हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स में. यूकारियोटिक सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एट on the other side prokaryotic cells do not have a well defined nucleus. Now जो बाकी सारे हमारे डिफरेंसेस आते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Now एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो मैं यहां पर लिखती हूं. ये है प्रोकारियोटिक एंड ये है यूकारियोटिक. सबसे पहले हम साइज के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, साइज ऑफ प्रोकारियोटिक सेल्स इज स्मॉलर. अब ये स्मॉलर क्यों है? हमारे को एक रिलेशन बहुत जरूरी है यहां पर समझना. जो प्रोकारियोटिक सेल्स थे, दे आर द ओल्डेस्ट सेल टाइप. ये बहुत पहले के हैं, का बहुत बहुत साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्रोकारियोटिक सेल्स थे. एंड व्हेन दे गॉट इवॉल्व्ड, व्हेन द prokaryotic cells got evolved, they became eukaryotic cells. That is the newer version. And therefore prokaryotic and eukaryotic इतने different है. जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, इवॉल्व होते होते it gets better. Similarly prokaryotic cells पुराने थे, they got evolved, and अब eukaryotic cells आ गए which are newer cells. So since they were older, size में वो थोड़े से they were smaller in size, whereas eukaryotic cells are larger as compared to prokaryotic. अब कैसे हैं ये larger? 1 to 10 माइक्रोमीटर्स के होते थे प्रोकारियोटिक सेल्स, मीटर्स. ठीक है, which is also called micron. This is a unit. So micron होता क्या है? It's actually 1 micron is equal to 10 to the power minus 6 meter.
At the same time, eukaryotic cells can be 5 to 100 microns, which is much larger than the prokaryotic cells. Then prokaryotic cells में there's absence of nucleus and the nucleolus. But at the other side, on the other side, eukaryotic cells में nucleus and nucleolus are present, which actually makes it prokaryotic में क्या है? Well defined नहीं है. But eukaryotic में it is well defined. है ना? अब हमारी एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? वो अदर कंपोनेंट्स है सेल के, न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स. तो न्यूक्लियस तो डेफिनेटली वेल डिफाइंड है ही नहीं. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, बट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी एब्सेंट है. सो योर ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. At the same time, eukaryotic cells में जो organelles हैं they are present. Okay. Now मैंने आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया था. They are thread-like structures. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ 1 क्रोमोसोम होता है. There is only 1 chromosome. But eukaryotic cells में there are multiple chromosomes. ऐसे करके बहुत सारे होते हैं वो सेल के अंदर, which is more than 1. देन जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो जो प्रोसेसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते थे उन्हें कहते थे फिजन एंड बडिंग. दैट इज हाउ द सेल यूज्ड टू डिवाइड इटसेल्फ. बट एट द सेम टाइम यूकैरियोटिक सेल्स में देयर इज अ मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कॉल्ड एज माइटोसिस एंड मियोसिस. दैट इज व्हाट अ यूकैरियोटिक सेल अंडरगोज. सो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस. जब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में तो डेफिनेटली वी शुड नो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द ओल्डर सेल टाइप्स, यूकैरियोटिक आर द न्यूअर वर्जन्स जो कि इवॉल्व एक्चुअली किससे हुए हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुए हैं. साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर, यूकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज. देन हमारा न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. एट द सेम टाइम यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलस भी है. एंड हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स में दे आर एब्सेंट. एट द सेम टाइम यूकैरियोटिक सेल्स में दे आर प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन 1 क्रोमोसोम, whereas on the other side eukaryotic cells contain more than 1 क्रोमोसोम. जो सेल डिविजन है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो फिजन एंड बडिंग से होता है, whereas on the other side mitosis and meiosis are the processes which eukaryotic cells undergo. So this is about prokaryotic and eukaryotic cells. I've given you the difference. Go through it once again. Okay, so moving on to the next part of the chapter that talks about components of a cell. मतलब एक सेल के क्या क्या different parts होते हैं and उन parts के क्या क्या functions हैं. Separately, when we are going to study them in detail, this is the part we are looking at. Okay, so यहाँ पर मैंने list down करे हैं different components. We have plasma membrane, also called as a cell membrane. Cell wall होता है, cytoplasm है. देन सेल ऑर्गेनल्स एक डिफरेंट पार्ट आ जाता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, राइबोसोम्स एंड ऑल्सो द सेंट्रोसोम्स. अब इस वीडियो में वील बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल वॉल. So basically, plasma membrane is the outermost layer of the cell and it is found in both animals and plants. Found in both animals and plants. ये सबसे outermost layer होती है. Okay? And इसकी खास बात ये है कि it actually separates the inner contents of the cell with the outer or the external environment. जो एक सेल है, सेल का एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और एक उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, दैट इज द इंटीरियर ऑफ द सेल. तो दिस इज एक्चुअली द लेयर विच सेपरेट्स बोथ ऑफ देम. एक आउटर के साथ जो इंटीरियर का डिफरेंस है
this is the layer which creates that difference. So it is a membrane which separates cell's contents from its outside surrounding or the external environment. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट वन, इट्स थिन वॉल्ड. तो पहली चीज हमारी आ जाती है कि ये जो लेयर है ये बहुत पतली है. इट इज थिन लेयर. नेक्स्ट वी हैव, इट इज इलास्टिक इन नेचर. इलास्टिक इन नेचर का मतलब होता है इट इज फ्लेक्सिबल. कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की जब प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी टॉक अबाउट हियर इज सेमी परमिएबल, ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल. अब यहां पर इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूं. बेसिकली ये जो लेयर है इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. क्यों कहते हैं हम? अब आप जैसे एक एग्जाम्पल लो, ये आपका घर है, ठीक है. अगर आपके घर में आपका कोई फ्रेंड आता है या फिर आपके रिलेटिव्स आते हैं, यू लेट देम इनसाइड द हाउस. बट एट द सेम टाइम अगर एक स्ट्रेंजर आता है, मे बी अ सेल्स पर्सन, तो आप उनको क्या बोलते हो? आप उनको घर में नहीं आने देते हो, बिकॉज यू आर सिलेक्टिवली परमिटिंग पीपल इनसाइड द हाउस. सिमिलरली जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है वो भी ऐसे ही सिलेक्टिव है. बाहर कोई भी अगर सब्सटेंस एंटर करने की कोशिश करता है सेल के अंदर, वो देखता है कि इसको सेल को उसकी ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है. अगर ज़रूरत है तो वो परमिशन दे देता है एंटर करने की, अगर नहीं होता तो इट रिस्ट्रिक्ट्स इट. देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल. सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. सो अब बेसिकली इट्स अ लेयर समथिंग लाइक दिस. इसमें 2 लेयर्स होती हैं ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स की एक लेयर यहां पर है और एक लेयर यहां पर है, एंड बिटवीन दोज 2 लेयर्स हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस. सो दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. सो कुछ ऐसी हमारे को दिखने में लगती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. इट इज द वेरी आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है. एनिमल्स और प्लांट सेल्स दोनों में होती है. इट्स अ थिन लेयर and it's elastic in nature, which actually brings out flexibility. And the most important the property of plasma membrane is it is semi permeable or selectively permeable. हर एक substance को enter करने नहीं देती है. Functions इसके हम देख लेते हैं. It protects cell contents from its external environment, definitely. And it is semi-permeable, जैसे हमने पहले पढ़ा, that it allows only selective material to flow in and out of the cell. Okay, moving on to 2 things that we are going to study. First is diffusion and osmosis. अब ये जो दोनों फिनोमिना है, ये दोनों सिमिलर है. ओके, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें इतना कोई डिफरेंस है नहीं, सिर्फ सब्सटेंस का डिफरेंस आ जाता है. तो मैं आपको बेसिकली एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो जैसे ये रूम है, ये आपका रूम है और यहाँ पर कॉर्नर में आपका ड्रेसर है. ड्रेसर के एकदम सामने आप खड़े हुए हो एंड यू एक्चुअली अप्लाइड परफ्यूम. नाउ इस स्पेसिफिक कॉर्नर में परफ्यूम मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो गए, फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है. नाउ आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि ये जो परफ्यूम की खुशबू थी ये तो पूरे रूम में फैल जाती है. तो ये कैसे होता है? दिस इज हाउ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वर्क्स. ठीक है, स्पेसिफिकली हम यहाँ पर गैस की बात कर रहे हैं. इट्स हैपनिंग इन द एयर, देयरफॉर दिस विल बी डिफ्यूजन. सो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं
इस पिक्चर को देख के आपको पता चलेगा दिस इज पॉइंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में है यहां पर, वेयर एज ऑन द अदर साइड रूम में इतने ज्यादा फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे. सो दिस विल बी अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, molecules move from the region of higher concentration to a region of lower concentration. Therefore, ये जो हमारे पास molecules हैं, they start moving to the region of lower concentration. And after some time, you will realize कि ये room कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर fragrance molecules equally, proportionately डिवाइड हो जाएंगे पूरे रूम में. सो दिस इज बेसिकली डिफ्यूजन. ये सेल में कैसे वर्क करता है वो मैं आपको दिखाती हूँ. मान लो दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल एंड दिस इज द सेल. ये इसका न्यूक्लियस है. सो यहां पर अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, एंड जो डिफरेंस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जब हम बात करते हैं, सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कम है. सो इनसाइड द सेल इट बिकम्स रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. वेयर एज जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है सेल का, ये जो सारा एनवायरनमेंट है, दिस बिकम्स अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस क्या होएगा, द मूवमेंट विल हैपन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इंटरनल ऑफ द सेल एंड देयरफॉर द सेल विल स्वेल अप. सेल का जो शेप है इट विल इंक्रीज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एंटर कर चुके हैं. अब यहां पर हमने जब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करी है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज डिफ्यूजन हैपेंस फॉर गैसियस सब्सटेंसेस. गैसियस सब्सटेंस, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए होता है. यहां पर लिखा हुआ है that it's mostly seen in the case of gases. But on the other side, when you talk about osmosis, it is for liquids. So जब हम water molecules की बात करते हैं सेल के अंदर, osmosis is the phenomena that actually takes place and therefore shrinkage या फिर आपकी swelling दिखाई देती है cells के अंदर. Now, it is a movement of solvent molecules from its higher concentration to lower concentration across the semi-permeable membrane, that is the cell membrane. So because of the very important property of cell membrane being semi-permeable, osmosis और diffusion work करता है, क्योंकि cell membrane is the membrane which actually checks कि कहाँ पर हमारे को movement की ज़रूरत है and therefore उसी हिसाब से it either permits or restricts the एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहां पर आपको दिखाई देगा कि पहले दिस पार्ट हैज लेस मॉलिक्यूल्स वेयर एज दिस पार्ट हैज मोर मॉलिक्यूल्स. तो ये वाला जो तुम्हारा है क्या बन जाएगा, रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वेयर एज ये हो जाएगा रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. नाउ आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ऑस्मोसिस, इक्वलाइजेशन जो हम कहते हैं, एक इक्विलिब्रियम में आ जाए, इस उसको लेकर आने के लिए यहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड देयरफॉर यहां पर भी एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, सो दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड्स रिमेन सेम, रिमेन इक्वल. एंड दैट इज हाउ हमारा osmosis works in cells as well. Okay,
Now there's this question, how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? So यहाँ पर दो substances की बात करी गई है, CO2 and water. Since CO2 is a gas, तो substances जो movement होगी that will be with the help of diffusion. On the other side, since water is liquid, movement will happen with the help of osmosis. So answer क्या हो गया? Substances like CO2 will move with the help of diffusion. On the other hand, water, since water is a liquid, the movement will happen with the help of osmosis. Okay, moving on to the second question. Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane, or it's also called semi-permeable membrane? जैसे मैंने आपको पहले बताया है, it is exactly the same way. It is called semi-permeable or selectively permeable because it allows the entry and exit of substances not every time. So जो एंट्री एंड एग्जिट के बारे में हम कहते हैं, जो अलाउंस वो प्रोवाइड करता है, इट डज नॉट प्रोवाइड इट ईच एंड एवरी टाइम. इट इज सिलेक्टिव. एक सिलेक्टिव अलाउंस मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव अलाउंस देता है जिसकी वजह से इट्स कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट डज नॉट प्रोवाइड एंट्री एंड एग्जिट टू ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल and therefore it is called selectively permeable membrane. Okay, so moving on to one experiment which talks about osmosis and diffusion. तो यहाँ पर हम लोग eggs लेने वाले हैं. Okay, and ये experiment कैसे work करता है मैं आपको बताती हूँ. जो egg होता है basically that is actually put into hydrochloric acid. तो जो एग होता है, एग का जो शेल है, इट इज मेड अप ऑफ, शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जब ये शेल जब हम एग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं एंड जो शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये रिएक्ट करता है एंड इट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड. एंड बेसिकली दिस कैल्शियम क्लोराइड वॉशेज अवे. सो इस एक्ट से क्या होता है, हमारा जो एग शेल है वो रिमूव हो जाता है एंड जो एग है इट इज एबल टू रिटेन इट्स शेप. थोड़ी देर में रखने के बाद एग सॉलिड रह जाता है एंड उसका जो शेल है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है. क्यों हुआ है वो रिमूव? बिकॉज जो शेल है एग का, इट गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उससे क्या मिलता है हमें? कैल्शियम क्लोराइड. एंड वो कैल्शियम क्लोराइड वॉश अवे हो जाता है. अब हमारे पास ये जो एग है दैट इज शेललेस, जिसका शेल नहीं है, जब हम इसको कहाँ डालते हैं? मान लो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हम वाटर डालते हैं. ओके, एंड इसके अंदर अब हम उस एग को डाल देते हैं विच इज शेललेस. तो यहां पर क्या होगा? बेसिकली जो वाटर है हमारा, इट इज अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. सेम वे जैसे मैंने आपको ऑस्मोसिस में समझाया, एग के अंदर विल बी अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन.
concentration. So the water molecules will start moving from the exterior environment towards the interior of the cell. सेल यहाँ पर क्या है, हमारा एग है, एंड देयरफॉर इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा दैट आफ्टर सम टाइम द एग विल स्वेल अप, इट विल बिकम लार्जर. एक्सपेंशन आपको यहाँ पर दिखेगा सेल में, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स. ये एक फिनोमिना है जिसकी वजह से हमारा जो water molecules हैं they will start moving from a region of higher concentration to a region of lower concentration. अब इसी का एक opposite side में आपको दिखाती हूँ saline water के साथ. ये कैसे वर्क करता है. Let's take another beaker जिसके अंदर हमने क्या डाल दिया, salt water डाला है. Salt water क्या होता है, जैसे oceans में होता है water which is very salty, वैसे ही हम वाटर के अंदर खूब सारा सॉल्ट डाल देंगे विच बिकम सेलाइन वाटर. अब उस सेलाइन वाटर के अंदर हम अपना एग डाल देते हैं, द एग विच इज शेललेस. अब क्या होगा, बेसिकली होगा क्या, जो सेलाइन वाटर है यहां पर हम ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा एग है और यहां पर ये है सेलाइन वाटर. अब कॉन्सेंट्रेशन की जब हम बात करते हैं, सलाइन वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड सॉल्ट पार्टिकल्स की ज़्यादा है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड एग के अंदर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है और वाटर की ज़्यादा है. देयरफॉर यहाँ पर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स नहीं मूव करेंगे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स. सो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे एक्सटीरियर ऑफ द एग है दे आर लेस, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब हम इसको कंपेयर करेंगे एग के साथ तो एग बिकम्स अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. ये हायर कॉन्सेंट्रेशन बन गया. वी नो दैट जनरली मॉलिक्यूल्स का कैसे होता है मूवमेंट, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड देयरफॉर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग आउटसाइड द एग, एंड फाइनली एज अ रिजल्ट what will we find? We will find that the egg contracts. That means हमारे को shrinkage दिखाई देगी egg के अंदर. The size of the egg will become less. ये shrink करेगा और उसके बाद ये contract कर जाएगा because of osmosis. That is movement of water particles in and out of the cell. अब हम मूव करते हैं, तीन तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. अब हम लेते हैं चलो तीन बीकर्स. दिस इज बीकर नंबर 1, देन बीकर नंबर 2 एंड बीकर नंबर 3. अब इन तीन बीकर्स में हमने तीन टाइप के सॉल्यूशंस डाले हैं, तीन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इसमें हम लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्चुअली हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूशन है इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर लेस. जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज लेस. वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन लेस होने की वजह से अगर इसके अंदर हम एक सेल डालते हैं सो द मूवमेंट विल हैपन from inside the cell towards the outside, and therefore हमारे को क्या दिखेगा, again shrinkage.
श्रिंकेज ऑफ सेल दिखाई देगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, उस सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर। सिंस वाटर मॉलिक्यूल्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ज्यादा होते हैं, तो जब हम कंपेयर करेंगे सेल के साथ, सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इन कंपैरिजन कम होंगे एंड देयरफॉर वाटर विल स्टार्ट मूविंग inside the cell which will bring swelling of the cell. सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। ऑन द अदर साइड जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, आइसोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, या फिर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है दैट इज इक्वल टू द सेल और द एग, एंड देयरफॉर जब वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन इन एंड आउट ऑफ द सेल, इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल, इफ इट इज इक्वल, there will be no movement of water particles or water molecules. जब movement ही नहीं होगी, the size remains the same. हमारा size same रहेगा। तो यहाँ पर हमने तीन तरह के टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तीन टाइप्स के सोल्यूशंस की बात करी है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक क्या है? न्यूट्रल है, इट इज, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है इट इज सेम एज द एग और द सेल, एंड देयरफॉर मूवमेंट हमारे को नहीं दिखाई देती है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम हाइपर एंड हाइपो में कंपेयर करते हैं, हाइपरटोनिक एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। उस सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, जैसे कि आप सॉल्टी वाटर ले लो, सॉल्टी वाटर में द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स विल बी मोर देन द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड देयरफॉर जो मूवमेंट है इट विल गो फ्रॉम the cell towards the outside of the cell, and therefore हमारा जो सेल है वो फाइनली श्रिंक करेगा। ऑन द अदर हैंड जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं तब हम ये बोलते हैं कि सेल हमारा स्वेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है सेल का और सोल्यूशन का, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर। तो जब प्रपोर्शन वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी, इट विल मूव from the outside to the interior of the cell, क्योंकि यहाँ पर चेंज दिखेगा, जहां पर चेंज है इट विल मूव टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक में सेल की जो वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लेस एंड बाहर के सोल्यूशन की ज्यादा होती है, एंड देयरफॉर हम बाद में देखते हैं कि जो सेल है वो स्वेल अप कर जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आइसोटोनिक में इट रिमेन्स द सेम साइज होता है, whereas हाइपोटोनिक में सो इट्स हाइपो, आप इसको याद कर सकते हो एज हिप्पो, ठीक है, हिप्पो फैट होता है एंड देयरफॉर इट स्वेल्स अप, whereas हाइपर में हमारे को श्रिंकेज दिखती है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल। मूविंग ऑन टू अनदर लेयर विच इज कॉल्ड सेल वॉल। अब हमने इससे पहले तो एक लेयर के बारे में पढ़ लिया है, बट अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज बेसिकली अ लेयर विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। अब आप सोचोगे कि ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही क्यों है, एनिमल सेल्स में क्यों नहीं है? सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना हो जाता है कि प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। लोकोमोशन इज नॉट पॉसिबल इन प्लांट्स। एनिमल्स तो इधर उधर मूव कर जाएंगे, अगर हमारे को गर्मी लग रही है तो हम घर के अंदर आ जाएंगे, अगर हमारे को सर्दी लग रही है तो हम अपना हीटर ऑन कर लेंगे, बट प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। प्लांट्स का जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उनको उसको सस्टेन करना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर एक और प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करी जाती है प्लांट सेल्स को, विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सो ये जो लेयर है इट इज अ स्ट्रक्चरल लेयर जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बेसिकली प्लांट सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज नॉट द
most exterior layer, it is inside the cell wall. तो ये हमारी सेल वॉल हो जाती है. दिस इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल्स. हम एनिमल सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं. दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, जिसमें एक्सटीरियर वॉल हो जाती है सेल वॉल एंड अंदर आ जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात कर लें, हमने पहले पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, बट एट द सेम टाइम जो हमारा सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. Cellulose is the material it is made up of. Okay, and another thing that we यहाँ पर आप properties में बात करोगे, it is flexible. Cell wall थोड़ी सी flexible होती है, but at the same time it is tough in nature. Why is it tough in nature? क्योंकि it has to protect the cells of plants. Plants का जो exterior environment है they will always undergo changes. तो उसको protect करने के लिए, interior of the cells को protect करने के लिए इसका जो outside part है उसको थोड़ा सा tough बनाया जाता है, and therefore इसका जो exterior layer है which is the cell wall is a little tough or it is rigid in some cells. Now it's non-living and freely permeable. This is another difference between the cell wall and the plasma membrane, that this cell wall is freely permeable, whereas हमारा जो plasma membrane था it was selectively permeable. Freely permeable membrane है, and it is made up of cellulose that we've already seen. Okay. फंक्शंस क्या क्या हैं इस सेल वॉल के, लेट्स लुक इनटू दैट आल्सो. इट प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन. डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन अगर अंदर है और सेल वॉल बाहर है, सो इट इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह आ जाता है फॉर द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑब्वियसली द इंटीरियर ऑफ द सेल्स. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड साइज ऑफ द सेल. डेफिनेटली ये रिजिड होता है ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड देयरफॉर दिस इज अ लेयर विच एक्चुअली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप एंड द साइज एज वेल. थर्ड आ जाता है, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बिकमिंग फ्लैसिड एंड ड्राइंग आउट. फ्लैसिड का मतलब होता है वीक. तो इट प्रिवेंट्स द सेल, उसको स्ट्रेंथ देता है एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ड्राइंग आउट. सो इट्स एक्चुअली मोर ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर. और ये प्रोटेक्टिव लेयर क्यों है हमारे पास? बिकॉज प्लांट्स के नॉट मूव. तो उसके एक्सटीरियर एनवायरनमेंट के लिए एक प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करी जाती है वो है दिस सेल वॉल विच इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट सेल्स. मूविंग ऑन टू अनदर एक्टिविटी. यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है. हमने एक प्लांट के लीफ को लिया है, ओके, एंड प्लांट के लीफ के अंदर हमारे पास छोटे ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स. उन क्लोरोप्लास्ट्स, उन पिगमेंट्स के अंदर क्या फाइंड कर सकते हैं हम? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. तो हम जब भी अगर हम एक लीफ का पतला सा पीस लेते हैं एंड व्हेन वी सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, उस माइक्रोस्कोप के अंदर डालने से पहले हम लोग उसके अंदर एक सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन डालेंगे उस लीफ के ऊपर एंड वी विल लेट इट सेटल फॉर सम टाइम. सेटल होने के बाद व्हेन वी सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी दैट सेल मेम्ब्रेन्स हैव श्रंकन. जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसका साइज छोटा हो गया है. ओके, सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिविंग सेल. लिविंग सेल कैसे? हमने जैसे ही तोड़ा उसको, हमने लीफ का पीस लिया, उसको सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन में डाला और हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया. ये हो गया हमारा केस 1. अब हम केस 2 को देखते हैं. क्या है केस 2? केस 2 ऐसा है कि हम उस लीफ के पीस को एक बॉईल कर देते हैं या फिर हम गर्म पानी में डाल देते हैं, बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए. जैसे ही हमने उसको
बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर डाला, वो क्या हो गया, जो सेल्स हैं उसके दे विल डाई. नाउ सिंस दे विल डाई, उसके बाद हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट उस पर भी अप्लाई करेंगे. दैट इज हम सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन उस पीस के ऊपर डालेंगे एंड देन वी विल सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप. तब आपको पता चलेगा दैट देयर इज नो अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आफ्टर बॉइलिंग ऑफ द लीफ. सो दिस एक्टिविटी बेसिकली शोज दैट ऑस्मोसिस हैपेंस ओनली फॉर लिविंग सेल्स. सिर्फ लिविंग सेल्स हैं जो अंडरगो कर सकते हैं ऑस्मोसिस, डेड सेल्स नहीं कर पाते हैं वो. Moving on to the last part, that is plasmolysis. Now plasmolysis is exactly like what we studied here in hypertonic solution. जो हम hypertonic solution में पढ़ रहे थे, plasmolysis भी exactly वही है. That is shrinkage in the contents of the cell away from the cell wall, and this is actually happening in order to prevent the cells from bursting, जिससे कि सेल्स अपनी शेप को मेंटेन कर पाएं. प्लास्मोलाइसिस एक फिनोमेना है जो हैपन होता है प्लांट सेल्स के अंदर ही. When a living plant cell loses water, there is shrinkage in the contents of the cell away from the cell wall. It is called plasmolysis. जो मैंने आपको exactly बताया था कि अगर हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, मान लो हमारे पास ये है हाइपरटोनिक सोल्यूशन और उसके अंदर हमारे पास है एक सेल, तो ये जो सोल्यूशन होगा ये क्या होगा, इट विल बी अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इसका वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इट विल बी लेस, एंड जो हमारे सेल है, सेल विल बी अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. So basically water molecules will move out of the cell towards the exterior environment and therefore it will cause shrinkage of the cell. इसी को हम कहते हैं plasmolysis. So guys, I hope you've liked this video. We have talked about the introduction part of the chapter. Cell होता क्या है, who discovered the cell. Then हमने components में 2 components को discover कर लिया है. We'll be talking about other components in detail in the next chapter. So stay tuned. If you like the video, please press the like button and subscribe to our channel. Thank you.